अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहाँ पे अंकल फैंग अपनी पूरी पावर से उस रेडस्टोन को कन्वर्ट करने में लगे हुए थे स्वॉर्ड में। और इसी के साथ जहाँ पे जो शियायू था वो अंकल फैंग से पूछता है कि मैं किस तरह से एक कल्टीवेटर बन सकता हूँ जितनी जल्दी हो सके। अब यहाँ पे जो अंकल फैंग थे उसे एक चीज़ बताते हैं कि तुम इतना समझ लो कि यहाँ पे तुम्हें दो स्टेज को पार करना पड़ेगा, जहाँ पे पहला होगा इनिट स्टेज और दूसरा होगा एक्स्ट्रा स्टेज। और यहाँ पे जो अंकल फैंग थे वो ये भी बताते हैं कि अगर तुमने यहाँ पे इनिट स्टेज को तो पार कर लिया, क्योंकि ये थोड़ा बेसिक होता है और इस चीज़ को काफ़ी आसानी से कोई भी लोग पार कर सकते हैं, मगर यहाँ पे जो एक्सटर्नल स्टेज होगा वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और तुम्हें काफ़ी ज़्यादा चौंका देने वाला होगा। अब जो शियायू था वो अंकल फैंग से पूछता है कि क्या मैं इन सभी चीज़ों को कुछ आसानी तरीके से पा नहीं सकता, क्या मुझे इतना टाइम देना पड़ेगा इसमें। अब जो अंकल फैंग थे वो बताते हैं कि यहाँ पे तुम्हें इतनी ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तुम इतना मत भूलो कि यहाँ पे एक कल्टीवेटर कोई इतनी आसानी से नहीं बन जाता कि इस चीज़ में कि तुम अभी बोलोगे हो सकता है कल बन जाओ। तुम्हें इतने ज़्यादा इसमें टाइम देना पड़ेगा कि यहाँ पे तुम अपने आप को भी पा सको। अब यहाँ पे जो अंकल फैंग थे वो बताते हैं कि शियायू को यहाँ पे एक ऐसा बंदा था जो कि यूनिक तरीके से यहाँ पे कल्टीवेटर बनना चाह रहा था, मगर यहाँ पे जो उसका तरीका था वो काफ़ी ज़्यादा अलग था। और यहाँ पे उसके तरीके से देखने से ऐसा लगता नहीं था कि वो कल्टीवेटर बन पाएगा, क्योंकि उस कल्टीवेटर को जिस तरह से वो कर रहा था तरीके से, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत और इतना ज़्यादा टाइम चाहिए था कि वो इतनी आसानी से नहीं बन पाता। और यहाँ तक कि उसकी बॉडी में से ऐसी रोशनी निकलने लग गई थी जैसे कि कोई सूरज में से निकलती है। एंड जो अंकल फैंग थे वो शियायू से ये भी बताते हैं कि यहाँ पे इस कल्टीवेशन स्टेजेस भी होते हैं, जहाँ पे 9th स्टेज तक होता है। और यहाँ पे अगर कोई 9th स्टेज को जैसे तैसे करके पार भी कर लेता है तो वो कल्टीवेटर नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसके बाद तो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। और यहाँ पे जो शियायू था वो अंकल फैंग से पूछता है कि क्या वो 9th स्टेज पार कर गया, मगर यहाँ पे जो अंकल फैंग थे वो बताते हैं कि यहाँ पे उसने काफ़ी मुश्किलों से 9th स्टेज तो पहुंचा, मगर यहाँ पे वो फेल हो गया, जिस वजह से यहाँ पे उसकी पूरी मेहनत इसी चीज़ में बर्बाद चली गई। और यहाँ पे जो अंकल फैंग थे एक बात और बताते कि यहाँ पे इस कल्टीवेटर के 3 डायग्राम्स होते हैं जो कि अलग अलग पार्टों में हैं। अब अंकल फैंग ये भी बताते हैं कि यहाँ पे ये जो तीनों डायग्राम है वो अनंत ब्रह्मांड में पता नहीं कहाँ पे होंगे और इस चीज़ को तो पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। और दूसरी तरफ हम यहाँ पे शियायू को देखते हैं जहाँ पे वो अंकल फैंग की बातें सुनने के बाद इतना ज़्यादा मोटिवेट हो चुका था, जिसकी वजह से वो उसी टाइम से कल्टीवेशन करने लग गया था और इसी के साथ साथ अपनी पावर्स को और भी ज़्यादा इंक्रीज करने लग गया था। और दूसरी तरफ अंकल फैंग भी उसी रेडस्टोन के ऊपर अपनी स्पिरिचुअल पावर्स के साथ वो टूल्स बनाने लग गए थे जहाँ पे उन लोगों को वो सोर्स चाहिए थे। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हम यहाँ पे शियायू के फादर को देखते हैं जहाँ पे वो अपने एक सोल्जर्स के साथ पूछते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है अभी हमारे कैपिटल के अंदर। मगर यहाँ पे वो सोल्जर्स था वो बताता है कि नहीं, अभी तो कुछ ऐसा नहीं हो रहा। और उतनी देर में एक और सोल्जर्स आता है जो कि उनके लिए लेटर लाया था। और उस लेटर को पढ़ के यहाँ पे जो शियायू के फादर थे वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उस लेटर के अंदर एक चीज़ लिखी थी जो कि थी यहाँ पे शियायू को एक रेड स्टोन मिला है, जहाँ पे उस रेड स्टोन की वजह से यहाँ पे जो अंकल फैंग है वो उनके लिए वो सोर्स बना रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे जो शियायू था वो कड़ी मेहनत करता जा रहा था, मगर यहाँ पे अभी भी वो पूरी तरह से नाकाम था। मगर यहाँ पे वो एक टाइम पे सोचता है क्यों ना सबसे पहले एक्सटर्नल सोर्स को छोड़ते हुए इनट सोर्स को पाया जाए, ताकि ये थोड़ा इजी होगा और इससे मैं काफ़ी आसानी से एक्सटर्नल सोर्स पे पहुँच जाऊँगा। अब यहाँ पे ये सारी बातें जहाँ पे उसके ग्रैंडफादर ने उसे ही बताई थी कि सबसे पहले अगर हम बेसिक से स्टार्ट करें तो काफ़ी आसानी से हम एडवांस पे भी पहुँच सकते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले जो शियायू था वो अब यही करेगा, यहाँ पे वो सबसे पहले इनिट स्टेज को पार करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे शियायू कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि कल्टीवेशन के साथ साथ उसकी जो पावर्स थी वो दुगनी हो चुकी थी। मतलब यहाँ पे वो किसी भी चीज़ को काफ़ी बारीकी से देख सकता था और यहाँ पे सुन भी सकता था, यहाँ तक कि वो किसी छोटी से छोटी बात को भी सुन सकता था। और दूसरी तरफ यहाँ पे जो अंकल फैंग थे उन्होंने रेड स्टोन के साथ वहाँ पे शॉर्ट्स बना ली थी। और फिर हम शियायू को देखते हैं जहाँ पे शियायू कल्टीवेशन दोबारा से स्टार्ट कर देता है और उसके आसपास से एक ब्लू कलर की एनर्जी सोर्स सीधा ऊपर की तरफ जा रही थी। अब यहाँ पे जो शियायू था वो एक चीज़ समझ चुका था कि यहाँ पे उसकी इनिट स्टेज है वो पार हो चुकी है। और यहाँ पे शियायू की हेल्प सबसे ज़्यादा उसी रेड स्टोन ने की थी जो कि उसके आर्मर के अंदर थी। एंड अब यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है, हम अंकल फैंग और साथ में पूरी शियायू फैमिली को देखते हैं जहाँ पे इसी बात को देख रहे थे कि यहाँ पे सामने की तरफ अंकल फैंग उनके लिए स्वॉर्ड बना चुके हैं। अब यहाँ पे जो स्वॉर्ड थी वो देखने में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रही थी। और यहाँ तक कि जो अंकल फैंग थे वो ये भी बताते हैं कि इस स्वॉर्ड को कोई भी इतनी आसानी से नहीं हरा सकता। अगर इनमें से कोई भी को तुम इनिट स्टेज पे हो, तुम इस स्वॉर्ड के साथ एक्सटर्नल स्टेज पे काफ़ी आसानी से जा सकते हैं और ये तुम्हारी फाइटिंग स्किल में तो और भी ज़्यादा बढ़ोतरी कर सकती हैं।
अब यहाँ पे जो शियाओ के फादर से वो अंकल फैंग से बोलते हैं कि आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया, आपकी वजह से यहाँ पे हमें ये स्वॉर्ड मिल चुकी है। अब यहाँ पे जो अंकल फैंग थे वो बताते हैं कि इसमें मेरी ज़्यादा शुक्रिया करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे शियाओ ने ही सबसे ज़्यादा इसमें मेहनत की है, क्योंकि शियाओ ने ही ये रेडस्टोन ढूंढा था। अब यहाँ पे जो शियाओ के फादर थे वो पीछे मुड़ के देखते हैं कि शियाओ को सबसे ज़्यादा गिफ्ट देने चाहिए, तो यहाँ पे पता चलता है कि जो शियाओ है वो अपनी स्वॉर्ड लेके वहाँ से जा चुका है। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो शियाओ के फादर थे वो यहाँ तक कि शियाओ को एक आर्मर और ऐसी बहुत सारी चीज़ें देने वाले थे, मगर यहाँ पे पता चलता है तो शियाओ तो पहले ही जा चुका था वहाँ से। एंड अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो शियाओ था वो सैम्बल के साथ आसमान की तरफ से जा रहा था। अब उन लोगों की ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से शियाओ को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, अब जिस वजह से शियाओ सीधा नीचे गिरने लग जाता है। अब यहाँ पे उसके आर्मर में लगा रेडस्टोन, जिस वजह से यहाँ पे उसे जैसे तैसे करके बचा ही लेता है, क्योंकि उसे धीरे धीरे करके ऑक्सीजन मिलने लग गई थी। और यहाँ पे शियाओ एक चीज़ समझ चुका था कि इस रेडस्टोन की वजह से मैं आसमान में भी उड़ सकता हूँ। अब यहाँ पे हम शियाओ को देखते हैं जो कि सामने तरफ कुछ लोगों को चुपके से देख रहा था। अब यहाँ पे हमें उस बंदे का नाम पता चलता है जो कि जिसके पास ट्रांसकॉमर्स डायग्राम था, जिसका नाम मास्टर जी है। अब यहाँ पे उसके साथ उसके 2 भाई बहन भी थे। अब यहाँ पे उनमें से किसी एक ने शियाओ को देख लिया था कि कोई उसे चुपके देख रहा है, और उतने में ही यहाँ पे उनमें से एक सीधा उसके ऊपर अटैक कर देता है, मगर यहाँ पे शियाओ काफ़ी आसानी से बच के पीछे आ जाता है। अब जो मास्टर जी थे वो अपने दोनों भाई बहन से कहते हैं कि जाओ सीधा इस मीटियोर को ख़त्म करो। अब उनमें से एक सीधा मीटियोर के ऊपर अटैक कर देता है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि मीटियोर ने अपने फायर पंच को एग्जिस्ट कर लिया था, अब जो कि सीधा उसी एक बंदे पे जाके लगता है। अब यहाँ पे उसकी पावर इतनी ज़्यादा थी कि उस फायर पंच की अब उन दोनों को सीधा एक दीवार में जाके भेड़ देते हैं। अब यहाँ पे दोनों ही भाई बहन अपनी पूरी पावर्स के साथ यहाँ पे शियाओ के साथ फाइट लेने लग जाते हैं। और यहाँ पे हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो मास्टर जी थे वो उन्हें गाइड भी करते जा रहे थे, और अचानक से उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे मीटियोर के पास एक स्पिरिचुअल वेपन है। और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे दोनों ही भाई बहन काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से पीटे भी जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मीटियोर की पावर्स थी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी, और उसी स्पिरिचुअल वेपन के साथ यहाँ पे दोनों ही भाई बहन मारे जाते हैं। अब यहाँ पे जो मास्टर जीते हुए ये चीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुके थे कि यहाँ पे उसके दोनों ही भाई बहन जो थे मर चुके हैं, और यहाँ पे वो अपनी पूरी पावर्स के साथ सीधा शियाओ के ऊपर अटैक कर देते हैं, मतलब मीटियोर के। अब यहाँ पे जो मास्टर जी की स्पीड थी वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी यहाँ पे, जिस वजह से जो मीटियोर था इतनी आसानी से उन्हें डॉज नहीं कर पा रहा था, और यहाँ पे दोनों के बीच ही काफ़ी अच्छी खासी फाइट चलती जा रही थी। और वहीं दूसरी तरफ हम यहाँ पे देखते हैं कि जो मीटियोर ने जैसे तैसे करके तो उन्हें पीछे कर ही दिया था, और यहाँ पे मीटियोर ने अपने जो आर्मर पे लगे जो ब्रेकर्स थे उन्हें हटा दिया था, जिस वजह से यहाँ पे जो मीटियोर की स्पीड थी वो भी काफ़ी हद तक मैच हो सकती थी मास्टर जी के जैसे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मीटियोर ने सीधा मास्टर जी के ऊपर अटैक कर दिया था, और यहाँ पे मास्टर जी ने एक फॉर्मेशन के साथ मीटियोर के अटैक को काफ़ी आसानी से रोक लिया था। अब यहाँ पे बारी थी मास्टर जी की, अचानक से यहाँ पे एक अपने पॉइजन अटैक को चलते हैं, जो कि मीटियोर ये चीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वही सोचता है कि यहाँ पे जो डेमोनिक बीस्ट का जो अटैक है वो तुम्हारे पास कैसे आया। अब यहाँ पे जो मास्टर जी थे वो यही बताते हैं कि यहाँ पे तुम्हें क्या लगा ये अटैक क्या सिर्फ ह्यूमंस के पास ही होते हैं या बीस्ट के पास, क्या मेरे पास नहीं हो सकते। और इतना कह के सीधा अपने पॉइजन अटैक से सीधा मीटियोर के ऊपर अटैक करने लग गए थे। और यहाँ पे इन्हीं दोनों के फाइट के बीच और यहीं पे हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अगर तुम लोगों को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को लाओ ज़रूर कर देना। कमेंट करके बताना कि एपिसोड कैसा था। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में।